सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। For Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की सियासत में सिंध का अपना किरदार है और सिंध को अगर देखा जाए तो उसमें कराची बतौर शहर और बतौर मुआशी हब पाकिस्तान को भी पालता है, सिंध को भी पालता है। और कराची की जब बात होती है तो कराची की मेयरशिप का तज़किरा किए बगैर वो बात नामुकम्मल रहती है। आज हमारे साथ कराची के नौजवान मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फौजिया वहाब की निशानी जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। हाल ही में आपने चार्ज संभाला, आपका पहला बाकायदा इंटरव्यू है। ये फरमाइएगा कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी कराची को लेकर? कराची वालों को उम्मीद दिलाना कि बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके मसाइल सुन सकते हैं, उनके मसाइल हल कर सकते हैं, कि बल्दियाती इदारों के पास वो एक्सपर्टीज़ हैं कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि बदकिस्मती के साथ पिछले कई सालों से लोग मायूस से हो गए थे कराची की इंतज़ामिया से, जो हालिया दिनों में, हालिया सालों में, जो वसीम अख्तर साहब के दौर में KMC के बारे में सिर्फ़ एक चीज़ मशहूर थी कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस परसेप्शन को ख़त्म करना है कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू जो है काम करने की नीयत का है, कि विलिंगनेस का है, इंटेंट का है। और अगर इंटेंट के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूँ कि कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी है, दूसरा सेवरेज है, तीसरा सैनिटेशन सफाई है, चौथा रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और भी है, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ सब कुछ, आमिल फलाम बाबा, तावीज़ या महबूबा आपके कदमों में, महबूबा आपके कदमों में, शुगर का इलाज और बवासीर का इलाज और पता नहीं क्या किया। तो मुझे बहैसियत शहरी, मैं शहर को अपना घर समझता हूँ। तो जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, मेरा दफ्तर साफ़ सुथरा हो, उसी तरीके से मैं अपने शहर के लिए भी यही चाहूँगा कि अगर इंतज़ामिया ने एक अच्छी दीवार बना दी है तो उस दीवार के ऊपर महबूबा आपके कदमों में या शुगर का इलाज ना लिखा हो। अगर लिखना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो, अगर लिखना है तो सफाई निस्फ ईमान लिख दो, कराची मेरा है लिख दो, कराची हमारा है, मेरा नहीं, कराची हमारा है, दरख्त लगाना सदका जारिया है, कोई कुरान की कोई ऐसी आयत जो कि इंसानियत को प्रोपगेट करती है, बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए उसको आप लिख दें। ये जो हम नारे लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, झंडे बना देते हैं अपने अपने, ये मैं समझता हूँ बड़ा बदकिस्मत है। और दुनिया के मेरे ख्याल में किसी शहर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये कैसे काउंटर करेंगे इस माफिया को? माफिया है बहुत बड़ा सर। इसको काउंटर करेंगे आप जैसे दोस्तों के ज़रिए। देखें ना, अभी हम TV पर बैठे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने जब एडमिनिस्ट्रेटर था एक अंडरपास की मैंने वहाँ टाइलिंग लगवाई, बड़े खूबसूरत वाइट टाइल्स लगवाए। ठीक, टाइल लगे हुए 3 या 4 दिन हुए थे, मैं रात को ऐसे ही रैंडमली गया तो वहाँ पर गुलकारी हुई थी, किसी ने माशाल्लाह फरागत, अपने मुंह की फरागत जो है उस टाइल के ऊपर निकाली। पावर भी शो की होगी ना, मुंह की रिंग डिस्टर्ब होते हैं ना। मुझे कोई हर्ज नहीं है, लोग पान खाना चाहते हैं पान खाएं, गुटखा खाना चाहते हैं गुटखा खाएं, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, सफाई के साथ। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि उस पान की पीक को आपको दीवार पे मारना है, सड़क को मारना है, फुटपाथ को मारना है? तो मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जहाँ हम सियासी रहनुमाओं का है, इंतज़ामिया का है, मीडिया का भी है, कि मीडिया लोगों को ये चीज़ समझाए कि यार तुम्हारा अपना शहर है, ये इस शहर को साफ़ रखना, इसकी खूबसूरती को मेक श्योर करना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह अब काम करेंगे और ये काम होता हुआ नजर आएगा। 1 महीने के बाद मैं मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ, जो कि वकील भी हैं, उनके साथ मैं निकलूँ और मैं कहूँ कि मुझे शहर की कुछ इलाकों की दीवारें देखनी हैं, तो क्या मुझे परफॉर्मेंस मिलेगी? मैं वो बात नहीं कर रहा जो 90 डेज़ विफाक में बातें हुई थी, 90 दिन के बाद हम परफॉर्मेंस देंगे। आप मुझे 100 दिन बाद दें, 30 दिन बाद टाइम दें, मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। जमील भाई, परफॉर्मेंस तो लोगों को नज़र आएगी। हालिया दिनों में बकरीद के दिन थे,
मैं समझता हूँ तारीख़ी काम कराची शहर में हुआ, और हमारे नाक़िदीन जिनका हमारी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया हरकत में थी, काम करते हुए नज़र आ रही थी। तो हमने एक बेंचमार्क तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया है और कोशिश करेंगे कि इस बेंचमार्क को और ज़्यादा प्रोएक्टिवली आप मेरे साथ चलेंगे, आप मेरा वादा करें कि जमील तुम्हें दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल डन हो गया, ठीक है, डील डन हो गई। बिल्कुल चलें आप जरा बात अभी आप देखें ना, हमारे ब्रिजेज़ हैं, ब्रिजेस के नीचे हमने उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ना, कि उनके नीचे हमने मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना ली। एक ज़माने में वहाँ पर कोई चरसी लेटा हुआ होता था, गिरा हुआ होता था, लोग कचरा फेंक देते थे, लोग पार्किंग करते थे। आज हमने उसको एक अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी लोगों के लिए बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि काम किया जा सकता है। मेरा ये मानना है, नीयत साफ़ मंजिल आसान। अल्लाह ताला मदद फरमाता है कि अगर आप फैसला कर लें कि हाँ आपको ये काम करना है। लेकिन देखिए अगेन, शहरियों के अंदर ये शऊर उजागर करना है। मैं जाके पेंट साफ़ करूँगा और कल को जाके जमील साहब वहाँ पर गुलकारी कर देंगे। नॉट मी एटलीस्ट। मैं जमील फारूकी की बात नहीं कर रहा, ज़ैद बकर कोई भी, मोहम्मद जमील की बात करते हैं, जमील अहमद की बात करते हैं, मुर्तज़ा वहाब नहीं, मुर्तज़ा अहमद की बात कर लेते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के अंदर कलेक्टिव शऊर और सेंस उजागर करने की ज़रूरत है। ये थैलियाँ हैं, जी जी, हम थैली उठाते हैं, दुकान जाते हैं दवाई लेने के लिए जी, दवाई दुकान वाले यार थैली देना ज़रा, वो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट के लिए हमें सुकून देती है जब हम उसको हाथ में पकड़ के लाते हैं। उसके बाद वो अरसे दराज तक आपके नालों को, आपकी सेवरेज लाइन को चोक करती है। वो सेवरेज लाइन से मुर्तज़ा वहाब का या जमील का नुकसान तो नहीं पहुंचाती, ओवरऑल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुंचता है। आपके घर में भी पानी आएगा सेवरेज का, मेरे घर में भी आएगा। तो क्यों ना हम इस सोच को जाकर करें कि यार वो थैलियों का इस्तेमाल ना करें जैसे दुनिया भर में होता है। हम जब बड़े हो रहे थे जमील, टोकरियों में सब्जी आती जी थी, जी जी, राइट? वो हाँ, इतने बान की टोकरियां होती थी। हम इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन इवन हमारे दौर में we can share the likewise age group, you know, इतना तो है। आपकी वालदा साहबा से बड़ा अच्छा ताल्लुक था। मुझे याद है हम हलवा पूरी लेने आते थे तो ज़माने में टोकरियां होती थी वो। अब हमने वो टोकरियों को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया और हम इन चक्रों में आ गए। अच्छा, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है ऐसे पॉलीथीन बैग्स का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि बात इंटेंट, नीयत और बाकी मामलात की हो रही है, तो ज़रा इंटेंट की बात पहले कर लेते हैं। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं कराची के अंदर, जिनको मतलब ठीक ठाक आपने शिकस्त दे के उसके बाद मेयरशिप की कुर्सी अपने नाम की, ये क्राउन अपने नाम किया, वो कहते हैं कि आप लोगों की इंटेंट ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी, और मुर्तज़ा वहाब साहब तो इलेक्शन भी नहीं लड़े, और उसके बाद अब वो कवानीन में तरमीम करके उसके बाद इलेक्शन लड़ भी लेंगे और फिर ये अपने तरीके से कर लेंगे, और बंदों को अगवा किया गया और वोटिंग वाले दिन हमारे बंदे नहीं आए, यानी उनके इत्तेहादी जो थे वो नहीं आए। इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आपको पहला इंटरव्यू है, आई नीड टू लिसन टू दिस। बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले कि मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट नहीं हुआ जी, तो भाई इलेक्शन हुआ था 15 जून को, और 15 जून के इलेक्शन में हाफिज़ नईम रहमान का मुकाबला था मुर्तज़ा वहाब से, और मुर्तज़ा वहाब को जो है वोट 174 पड़े, हाफिज़ नईम साहब को गालिबन 160 वोट पड़े जी। तो जो लोग कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब बहैसियत मेयर इलेक्टेड नहीं है, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं काउंसिल का रुकन नहीं हूँ, लेकिन 2001 में जब नेमतुल्लाह साहब मरहूम सिटी नाजिम थे तो वो भी इसी निज़ाम के ज़रिए बाहर से आए थे। ऐसा ही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब 2005 में नाजिम बने कराची के तो वो भी काउंसिल के मेंबर नहीं थे, बाहर से थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है, पहली बार नहीं हुई, ये पहले भी रिवायत हमारे पास है जिसकी बेनिफिशरी जमात इस्लामी खुद रही है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि जी आपने लोगों को अगवा कर लिया। अब अगर हाफिज़ नईम साहब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके वोटरों को मैं खुद लेकर आऊँगा तो यार मैं जमात इस्लामी का तो कारकुन नहीं हूँ ना। अब जिस सियासी जमात के बारे में वो कहते हैं कि वो हमारी इत्तेहादी है, उस सियासी जमात के गवर्नर्स को छोड़ के चले गए जी, तहरीक इंसाफ जी, उस सियासी जमात के गवर्नर उनको छोड़ के चले गए, उनके वफाकी वज़रा उनको छोड़ के चले गए, उनका जो सिंध का सदर था वो उनको छोड़ के चला गया, जो कराची का सदर था वो उनको छोड़ के चला गया, वज़रा आला उनके छोड़ के चले गए। तो वो सियासी जमात इस वक्त एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जी वो जो यूसी का चेयरमैन है वो काउंसलर है, वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है नहीं खड़ा, इसका जवाब पीपल्स पार्टी नहीं दे सकती, वो आपको उनसे पूछना चाहिए।
और मैंने मीटिंग्स की अभी पिछले दिनों। मैंने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था, वहाँ पीटीआई के कुछ दोस्त आए, उनके सख्त रिजर्वेशंस थे जमात इस्लामी के हवाले से कि जमात इस्लामी ने हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की हैं, फिर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ केसेस फ़ाइल किए हैं। जो हमारे लोग जीत के आए हैं ना पीटीआई के बल्ले की टिकट पे, उनके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने केसेस फ़ाइल किए हैं। तो एक तरफ तुम हमसे वोट मांग रहे हो और दूसरी तरफ हमारे ख़िलाफ़ केसेस फ़ाइल करते हो, तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि हम आपके साथ बैठें। दूसरी ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि नीयत ठीक नहीं है। नीयत है काम करने की। और मैंने 15 जून को जब मैं इलेक्ट हुआ तो मैंने जवाब में ये कहा था कि जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे तनकीद का जवाब काम से देंगे, परफॉर्मेंस से देंगे। और पहला चैलेंज जमील ईद उल अज़हा का आया, हमने उस चैलेंज पर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। उसमें कुछ लोगों के खदशात हो सकते हैं, लेकिन काम होता हुआ आपको नज़र है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। मैं ये नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हाँ बहुत बेहतरी थी। अभी बारिशें पिछले दिनों हुई, आपको इंतज़ामिया हम सब हरकत में नज़र आए, काम होता हुआ नज़र आया। आज भी नालों के ऊपर सफाई का काम चल रहा है। हम जमात इस्लामी के दोस्तों को अपने साथ बुला रहे हैं। उनके जो टाउन के बैठ रहे हैं आपके साथ? जी, जो उनके टाउन के चेयरपर्सन हैं, उनको मैंने मीटिंग की ईद उल अज़हा से पहले। उनके 9 आ रहे हैं, प्रॉपर्ली आ रहे हैं। 9 चेयरपर्सन थे कि 9 के 9 आए। और जब मैं विजिट पे निकला वो मेरे साथ, तो उनमें से कुछ लोगों ने मेरी तारीफ की। अच्छा, ये गिला किया जाता है कि उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे या बजट नहीं दिया जा रहा उनके टाउन्स में, ऐसा कुछ है? कोई एब्सोल्युटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आज आपकी टीवी चैनल पे ये पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि मेरी सियासी जमात कोई तफरीक नहीं चाहती। हर कराची का इलाका बराबर है, हर कराची का रहने वाला बराबर है। हर टाउन के अंदर, हर यूसी के अंदर हम फेयरली और मुनसिफाना अंदाज से काम करना चाहेंगे। और अपनी काउंसिल के अंदर भी जहाँ पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जेयूआई है, टीएलपी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जितनी सियासी जमातें हैं, मैं चाहूँगा सारी सियासी जमातें मिलकर इकट्ठा होकर काम करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम जो है ना इस वक्त जी, वो नईम उर रहमान साहब की मुझे नीयत नज़र नहीं आती। अच्छा, कि वो कैसे? वो इंगेज नहीं करना चाहते ना। उन्होंने फैसला किया था कि शेरवानी मैं पहनूंगा। अच्छा। अब चूंकि शेरवानी उनके हिस्से में नहीं है। आपने अच्छा किया, आपने वेस्ट कोट पहन लिए। जी, क्योंकि शेरवानी गर्मी में जो है ना, मैं तो कहता हूँ बहुत गर्मी है, तो शेरवानी के ऊपर आप छोड़ दें। कराची वालों को उम्मीद दें, कराची वालों को आप अपने टाउन्स में काम करके दिखाएं, हम अपने टाउन में काम करके दिखाएं। और 4 साल बाद कराची वाले फैसला करेंगे कि यार जमात ने अच्छा काम किया, पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया, या किसी और सियासी जमात ने अच्छा काम किया। लेट द पीपल ऑफ कराची डिसाइड। यानी आप 100% इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हैं और बिल्कुल इसी तरह जवाब देना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं हुई। आपने जो आपका वोट था वो वो आपको मिलना था, तभी आप जीते हैं। 155 मेरे मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी की 130 हैं। तो मैं नंबर 1 पार्टी हूँ। मेरी उनकी सीटों में जो है 23% का डिफरेंस है। मेरी 23% सीटें उनसे ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि मेरा हक नहीं है, पीपल्स पार्टी का हक नहीं है, जमात इस्लामी का हक है, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह। बट लेट द पीपल ऑफ कराची डिसाइड कि कौन जाके लोगों के अंदर नाउमीदी फैला रहा है, कौन कह रहा है कि काम नहीं हो सकता, और कौन काम से तनकीद का जवाब दे रहा है। राइट। अब ज़रा बात कर लेते हैं ना MQM की। MQM इस तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस से इररेलेवेंट क्यों रही? उसकी वैसे उनसे पूछना चाहिए, वो मैंने पूछा है उनसे, तो वो कहते हैं वो डीलिमिटेशन वाला मामला, वो सारी बातें करते हैं, लेकिन ये आपसे पूछना भी बनता है। इसका फ़ायदा हुआ है किसी ना किसी जमात को हुआ है, चाहे वो JI को हुआ हो या आपको हुआ हो। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फ़ैसला उनका हक है, वो फ़ैसले खुद करें। पॉलिटिकल चॉइस है उनकी पॉलिटिकल चॉइस है। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इलेक्शन ना लड़े। मैं समझता हूँ गलत फ़ैसला था, और लड़ना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमने एक बार 85 में मैदान खाली छोड़ा था पीपल्स पार्टी ने, तो नुकसान हुआ जी। तो उन्होंने 2001 में मैदान खाली छोड़ा था, तो नेमतुल्लाह साहब कराची के नाज़िम बने। उन्होंने भी 2023 में मैदान खाली छोड़ा, तो जमात इस्लामी को इतनी सीटें शहर के अंदर मिल गई। मैं समझता हूँ उसकी मेजर बेनिफिशरी जो है जमात इस्लामी रही। अच्छा, अब जो MQM कहते हैं कि हमने इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा कि डीलिमिटेशन पर हमारे खदशात थे, इससे मैं इसलिए इत्तफाक नहीं करता कि जमील साहब 2018 का इलेक्शन हुआ तो कराची शहर में एक ज़माने में MQM की तूती बोलती थी। 2018 में MQM को 4 सीटें मिली कराची शहर से। जी वाइप आउट हो गए। जी बिल्कुल वाइप आउट। अच्छा, चलें उसके बाद 2022 से लेकर 2023 तक, इस 1 साल में गालिबन कराची शहर में 3 या 4 बाई इलेक्शन हुए हैं, 5 बाई इलेक्शन हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, वो
वो सीट जो कि फ़ारूक सत्तार साहब के घर की सीट है, वो सीट जहाँ से आमिर लियाकत हुसैन साहब एमकेएम के साथ भी थे और बाद में फिर पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए, उसका जब बाई इलेक्शन हुआ, ये लाइन्स एरिया का एरिया है, बिल्कुल गढ़ था। एक ज़माने वसीम अख्तर साहब वहाँ के यूसी चेयरमैन थे, पीआईबी कॉलोनी उसके अंदर आता है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे गालिबन उनको 10-12 हज़ार वोट पड़े और महमूद मौलवी साहब को शायद 45,000 वोट पड़े, और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने बंदे को, कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें। हमने उनकी रिक्वेस्ट पे अपने बंदे को विड्रॉ कर दिया, उसके बावजूद उनका हाल नहीं था। उसी तरीके से जो मलीर का इलेक्शन हुआ, उसी तरीके से जो और डिफरेंट हलकों का इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उस तरीके से वोट नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूँ इशू जो है वो हल्का बंदी का नहीं था, इशू ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनको होनी चाहिए थी डिलीवरेंस के ज़रिए, काम के ज़रिए, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है ना उन्होंने, मैं समझता हूँ वो गंवा दी है। उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको इसका नुकसान होगा उन्हें नेक्स्ट इलेक्शंस में अगर होते हैं तो? अगर वो चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट नहीं करते, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बनाते तो बिल्कुल उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ आज भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, जो शहरियों के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। डिप्टी मेयर का ओहदा मिल सकता था जमात इस्लामी के बंदे को अगर वो अलायंस कर जाते आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने प्रोटेस्ट को चूज़ किया इलेक्शन कमीशन के बाहर, बाकी मामलात को। अब भी वो दरवाज़ा खुला हुआ है बाय एनी मीन्स, या बिल्कुल तमाम दरवाजे जमात इस्लामी के लिए हाफिज़ नईम रहमान साहब बंद हो चुके हैं? असल में मैं बताऊँ, जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम रहमान साहब मुझे दो डिफरेंट एंटिटीज़ लग रही हैं। जमात इस्लामी का डिफरेंट माइंडसेट लगता है और नईम रहमान साहब का अपना माइंडसेट लगता है। नईम रहमान साहब मैं समझता हूँ फिक्सेटेड है कि अगर मेयर कोई होगा ना वो तो मैं ही होऊंगा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने शायद जमात इस्लामी की क़यादत को मजबूर किया कि वो डिप्टी मेयर के ऑप्शन की तरफ देखें ना, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये तातुल का शिकार हो गया। मैं तो आज भी आपके तवज्जुह से कहता हूँ, हम हर सियासी जमात के साथ बैठना चाहते हैं। मैंने बताया ना, कराची में 25 टाउन हैं, 13 टाउन हमारे पास हैं पीपल्स पार्टी के, 3 टाउन पीटीआई के पास हैं, 9 टाउन जो हैं वो जमात इस्लामी के पास हैं। हम सब मिलकर काम करें, कोलैबोरेट करें। मुताबिक राइट टाइम पे रॉन्ग एलाए चूज़ किया उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं? Probably they sat on the wrong bus. Wrong bus. Very right. जो बंदा आप देखें ना कि इमरान खान साहब को उनके अपने साथी छोड़ के जा रहे हैं, उनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात चल रहे हैं और आप उनके पास जाके बैठ रहे हैं। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी तो मुहिब्बे वतन सियासी जमात है। वो शख्स जिसने मोदी को मुबारकबाद दी थी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया था कि मोदी तुम वज़ीर आज़म बनोगे तो मसाइल हल होंगे, वो मोदी जिसने कश्मीर के ऊपर गासिब हो गया, वो इमरान खान के दौर में, वो जमात इस्लामी अगर इमरान खान के पास जाके बैठेगी तो मैं समझता हूँ कोई सही मैसेज तो नहीं जाता, और उसका गलत मैसेज गया। और जो मेरी इत्तलात हैं, लोग खुश नहीं थे उनसे, उनकी अपनी सियासी जमात की। मुर्ज़ा भाई, इसी पॉइंट से आगे चलेंगे और नेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कितनी डेवलपिंग पॉलिटिक्स है, उसमें से क्या निकल सकता है। एक नौजवान मेयर कराची को मिल गया है और लाइमलाइट में चीज़ें इस तरह की हैं कि सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी नौजवान होगा आने वाले दिनों में, तो इसके ऊपर बात करना बनती है। एक ब्रेक लेते हैं ख़ातिन आज़ाद, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नौ मुंतखब मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद है। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हम तोड़ के गए थे ब्रेक से पहले। मुर्तज़ा वहाब साहब, डेवलपिंग पॉलिटिक्स है मुल्क की, एक नौजवान मेयर मिल गया है न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कराची को, बल्कि ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान की मईशत की शहर आ गया कराची पाकिस्तानियों को। और बातें जो हमें सुनने को मिल रही हैं, और ये पेशन गोई कोई भी कर सकता है, ज़ाहिर है सियासी पंडित भी कर रहे हैं, आम लोग भी, सियासतदान भी। कल मुराद अली शाह साहब भी बोल गए कि आइंदा वज़ीर आज़म जो होंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। तो कौन से ऐसे ट्रम्प कार्ड्स हैं जिसके ऊपर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, जो कि ऑलरेडी एक बड़ी जमात थी, बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया, वो दोबारा से एक बड़ी जमात बन जाएगी और आप अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे? देखिए जमील, मैं समझता हूँ पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद बदनसीब मुल्क है जहाँ पर नौजवान को डिस्करेज किया जाता है। एक्चुअली कहते हैं कि बिलावल साहब ना तजुर्बाकार हैं, या मुर्तज़ा वहाब बच्चा है, या फ़लाँ ऐसा है। दुनिया भर में तो आप यूथ आइकॉन सर।
यूथ आइकॉन। अब आप देखें ना कि दुनिया में इस वक्त 30 साल की उम्र में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो नौजवान बन गए हैं दुनिया भर के अंदर। आईटी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े डिजिटल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स साइट्स को देख लें आप, मार्क ज़करबर्ग को देख लें आप, कितनी एज है, यंग चैप। और मैं समझता हूँ नौजवान से होता ये जिद्दत आती है, क्योंकि जो कोई बुजुर्ग आदमी होता है ना उसका एक कन्वेंशनल माइंड है जो चल रहा होता है, ऑर्थोडॉक्स राइट। जो नया जहन होता है, नया दिमाग होता है ना, वो उसके अंदर ना इतनी एक्सपीडियंसी होती है, ना शायद इतनी प्रैग्मेटिज्म होती है, उसके अंदर एक्जुबरेंस ज़्यादा होती है, उसके अंदर नॉवेल्टी ज़्यादा होती है, और जिसका मैं समझता हूँ बड़ा मुस्बित नतीजा आता है। जिसकी अगर तारीख़ पे आप नज़र डालें, भुट्टो साहब जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो वो एक नौजवान रहनुमा थे, और नतीजा आपके सामने है कि भुट्टो साहब के दौर में जितना काम हुआ वो सबके सामने है। जब बीबी साहिबा वज़ीर आज़म बनी वो नौजवान थी। तो सिमिलरली जब बिलावल साहब ने वजारत ख़ारजा में कदम रखा तो लोगों ने शुरू में अगेन एज के ऊपर कॉन्डिसेंड करने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने परफॉर्म किस तरीके से किया। पाकिस्तान आज से 1 साल पहले इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आइसोलेशन नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर रेलेवेंस में बिलावल साहब की मौजूदगी में जो फॉरेन पॉलिसी है ये ट्रम्प कार्ड होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ लोगों को, एक आम आदमी जिसके अंदर खदशात होते हैं ना, उसने जब बिलावल साहब को पार्लियामान में भी परफॉर्म करते हुए देखा और उसके बाद वजारत ख़ारजा में परफॉर्म करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये ही हैज़ सब्सटेंस, ही हैज़ क्वालिटीज़, ही कैन लीड दिस नेशन। और मैं समझता हूँ वो चीज़ है विच इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर पीपल्स माइंड, कि एक आम आदमी अब ये सोच रहा है कि हाँ यार बिलावल साहब जो हैं वो वे फॉरवर्ड हैं। और मैं समझता हूँ सूबाई सिंध में तो हमने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, बलूचिस्तान में हमने अपने आप को हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कंसोलिडेट किया है, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली जो सदर्न पंजाब में, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, नज़रियाती हमारे लोग थे, वो एक बार फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो आ रहे हैं पार्टी की तरफ। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पार्टी ने इस वक्त जान पकड़ी है। गिलगित में, गिलगित बल्तिस्तान में तो और कश्मीर में वैसे ही पीपल्स पार्टी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। कुछ जगहें सेंट्रल पंजाब में जहाँ पे हमें दुश्वारी है, लेकिन मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, और वो बेहतर इसलिए हुए हैं कि उन्होंने बिलावल साहब की शक्ल में वो नौजवान जहन को देखा कि जो परफॉर्म कर सकता है, और जरदारी साहब की शक्ल में वो एक ज़ीरकमंद बाशऊर सियासतदान देखा जो कि चीज़ों को चला सकता है। तो प्रैग्मेटिज्म भी है और साथ साथ एक्सूबरेंस ऑफ यूथ भी है, नॉवेल्टी भी है और सगैसिटी भी है। एक बैगेज भी है, एक बैगेज है, और वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, वो बैगेज है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी आपसे सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, वो उनका जो माइंड मेकिंग उनकी हुई है पिछले कोई 10-15 साल के अंदर, वो थोड़ा डिफरेंट वे में हुई है। तो आप उस वाली चीज़ को, उस बैगेज को कैसे थ्रू आउट करेंगे? इमरान खान साहब उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, राइट? जी जी। तो लोगों ने देख लिया कि यार ये नया आदमी है, इसने 4 साल में हमारा क्या किया है। देखिए, सियासत करना, रियासत को चलाना, हुकूमत को चलाना तजुर्बा चाहता है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि आप आए और आपने 4 अच्छी गेंदें कर लीं और आप हीरो बन गए। यहाँ पर तो आपको कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ इंगेज करना होता है, उनके मसाइल समझने होते हैं। किसी पॉलिसी में आप कामयाब होते हैं, किसी पॉलिसी में आप नाकाम होते हैं। आपको अपनी अना पैरामाउंट नहीं होती, आपकी आवाम आपके लिए पैरामाउंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करें परफॉर्मेंस पे। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का भाई है। ये आप यूथ को कह रहे हैं ना? एब्सोल्युटली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मेरी वालदा सियासत में थी, तो जस्ट बिकॉज मेरी वालदा सियासत में थी उसका मतलब ये थोड़ी है What a decent lady she was. तो सिमिलरली और लोग हैं। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जी, उनके वालिद साहब भी सियासत में थे, वो खुद भी सियासत में, उनके साहबजादे भी सियासत में, उनकी साहबजादी भी सियासत में। ये लोग कह रहे हैं कि बिलावल जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करता है। मतलब जस्ट इमेजिन। तो पहले खुद को तो क्लियर कर लेना। अच्छा, बिल्कुल सही अब बात। आप दुनिया में आप चले जाइए, आप मतलब जॉर्ज बुश जो है, क्या वो पहला बुश खानदान का जूनियर आया, फिर बाकी जी, वालिद साहब उनके सदर रहे, वो खुद सदर रहे, एक भाई उनका गवर्नर रहा। आप जाइए क्लिंटन फैमिली के अंदर, हिलरी क्लिंटन, पहले बिल क्लिंटन सदर रहे 8 साल, उसके बाद हिलरी क्लिंटन आ गई। आप कनाडा जाएं, जस्टिन ट्रूडो आज प्राइम मिनिस्टर, उनके वालिद साहब लेट 70s में, अर्ली 80s में प्राइम मिनिस्टर थे। आप इंडिया का रुख करें, बांग्लादेश का रुख करें, यू नेम इट।
तो मैं समझता हूँ ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, ये खाम में हमने खामखा का एक इशू बना दिया। परफॉर्मेंस Performance। काम करना जानता है बंदा, लड़का लड़की मर्द औरत काम करना चाहता है ना, उसको काम करने दिया जाए, उसको जज करें उसकी परफॉर्मेंस पे। अच्छा, इस बेस पे एक ट्रम्प कार्ड आपका फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिलावल भुट्टो साहब। दूसरा मुझे बता दें, जो पब्लिक के लिए किया और रोटी कपड़ा मकान का एक नारा था, वो बड़ा वैलिड स्लोगन था भुट्टो साहब के दौर में, उसने वेव पकड़ी, उसी वेव की वजह से बीबी शहीद जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, बार बार बनी। उसके बाद फिर मौके मिलते रहे, जरदारी साहब आए, उन्होंने पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसकी टर्म कंप्लीट करवाई एज ए प्रेसिडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट एवर, सिविलियन प्रेसिडेंट एवर। नो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वीकेस्ट हो गए जरदारी साहब बाद में वीकेस्ट हो गए। जरदारी साहब ने तो बाई स्ट्रेंथ अपनी तमाम इख्तियारात को पार्लियामान के हवाले किया गया, पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए। हाँ नहीं, वो 58 की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी एक से थी, उनके ऑफिस की एक से थी, जो कि हमारे यहाँ एक वो रबर स्टैम्प ऑफिस। ये सवाल का जवाब है कि इख्तियारात मैटर नहीं करते, नियत मैटर करती है। अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। यही आरिफ अलवी है और यही जरदारी साहब है। जरदारी साहब उसी ऐवान सदर में बैठ के किन इख्तियारात के साथ काम कर रहे थे और आरिफ अलवी साहब किस तरह काम कर रहे हैं, वसीम अख्तर किस तरीके से काम कर रहा था। उमर साहब आप कैसे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब ज़रा आ जाते हैं ना कि सेकंड ट्रम्प कार्ड क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। फिर मैं जो दुबई में हुई हैं मुलाकातें, उसके ऊपर ज़रूर सवाल करूँगा। ट्रम्प कार्ड है कंपैशन। देखिए 22 करोड़ अवाम जो है वो क़यादत वो चाहती है जो उनके मसाइल समझ सके, उनके साथ बैठे। और जो चैलेंज हमारे पास पिछले 1 साल में आया, एक आम आदमी ने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उसके साथ रही। सैलाब का चैलेंज था, तो आपने देखा कि बिलावल साहब ने किस तरीके से उस मामले को लीड किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनकी मदद की, बट बिलावल साहब ने कितना अग्रेसिवली उस काम को पोर्ट्रे किया। वज़ीर आला सिंध हों, बाकी पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, जरदारी साहब हों, फरियाल टालपुर साहब हों, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया, डिलीवर किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जरदारी साहब ने 2010 में स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा मौसर प्रोग्राम था। इमरान खान के ज़माने में उस तरीके से नहीं चल पाया। अभी वापस हुकूमत आई तो आपने देखा कि किस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आपने इस्तेमाल किया, उसकी फ़ंडिंग को इंक्रीज़ किया कि गरीब से गरीब जो लोग हैं उनकी आप मुआवनत कर रहे हैं और माली मुश्किलात में कमी ला रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जरदारी साहब को एक क्रेडिट जाता है कि जब हमने हुकूमत 2008 में संभाली तो हम गंदम को इम्पोर्ट करते थे। 2011 में हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जी आई रिमेंबर। प्रो एग्रीकल्चर, प्रो फार्मर पॉलिसीज़ बनी, नतीजा ये हुआ पिछले साल सैलाब आया, 80% हमारा सिंध जो है वो डूबा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आपने इस साल देखा कि हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि गंदम का बम्पर क्रॉप हुआ। आपको इस साल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी गंदम की। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड सोसाइटी है, 60 से 65% आपकी जो आवाम है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। मैं समझता हूँ अगर अपने फार्मर को आप मजबूत करते हैं, मुस्तहकम करते हैं, तो आप अपने 60-65% को मजबूत कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का टारगेट है कि हमने गंदम को कर लिया, इसी तरीके से हमें कॉटन की, कपास की कमी का सामना है, इसी तरीके से हमें दालों की कमी का सामना है। इन तमाम चीज़ों को आपको थ्रू बेटर पॉलिसी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपकी एक्सपोर्ट्स, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2008 में तो हमारी एक्सपोर्ट थी गालिबन कोई 20-21 अरब। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हाईएस्ट एवर 26.5 अरब हमने नंबर टच किया। और अभी फिर हमारा टारगेट ये होगा कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। और देखें ना बिलावल साहब जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करें, बार बार कहते हैं वी वांट ट्रेड नॉट एड, कि भाई तिजारत करो हमारे साथ, हमारे लिए लोगों के मौके आप खोलें, तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे ताकि आपकी लोकल मईशत इंडस्ट्री बेहतर हो सके। राइट। अब ज़रा दुबई फैक्टर की, पहले तो लंदन फैक्टर था ना, अब दुबई फैक्टर बड़ा मशहूर है। तो दुबई के अंदर क्या कहीं शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि अगले प्राइम मिनिस्टर वही होंगे? जमील मैं तो यार उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। अगर में से कोई नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन स्पेकुलेशंस हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन है। अच्छा, ये स्पेकुलेशन पे चलती है। अच्छा, ये डिफरेंस है शेख रशीद का और मुर्तज़ा वहाब का। शेख साहब स्पेकुलेट कर देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ स्पेकुलेट ना करूँ। मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं शेख साहब, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो मीटिंग का पर्पस क्या था ये तो पता होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं तो कराची के इस वक्त गली मोहल्ले के नालों को, सेवरेज के मामलात को, आलाइशों को ठिकाने लगाने में लगा हूँ। राइट। और जहनी जो कचरा है ना लोगों का, हाँ, वो ठीक करना है, वो ठीक है। दैट इज अ मस्ट थिंग, दैट इज अ मस्ट थिंग।
विद इन द पार्टी, चले पार्टी की बात कर लेते हैं, विद इन द पार्टी क्या इस बात में कहीं कोई तजाद है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसकी पार में जरदारी साहब फ्रंट पे होंगे या फिर बिलावल साहब फ्रंट पे होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कलेक्टिव विजडम चलती है, मशावरत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है और तमाम लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। हम तो अपने दुश्मनों को भी साथ बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ चला सकें। तो जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, वो तो सिक्के के दो डिफरेंट रुख हैं तो आपकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। मैं समझता हूँ कि देखिए ना, एक तरफ तजुर्बा है, दानिशमंदी है, और एक तरफ आपके अंदर वो नॉवल्टी है, नौजवान खून है, कंपैशन है। तो मैं समझता हूँ दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और फिर पार्टी फैसला कर लेगी। The next question is beyond your pay scale, but again I would love to ask this question to you. आप बड़े यंग मेयर हैं कराची के, ये बताइए कि इंतख़ाबात अपने वक्त पे होंगे या आपको लगता है कि जो इंटरम सेटअप आएगा वो लंबा जाएगा? अच्छा, मैं इस पे इख्तलाफ करता हूँ आपसे कि दिस इज़ बियॉन्ड माई पे स्केल। ये तो मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान के आम आदमी के पे स्केल के ऐन मुताबिक है, क्योंकि जमहूरियत हम सबका तर्ज हुक्मरानी है और जमहूरियत के अंदर इलेक्शन के बगैर वो निज़ाम चल नहीं सकता। 2 सूबों में नहीं हुए ना, लेकिन उसके अंदर एक टाइम 90 डेज में नहीं हुए ना। नहीं, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम था ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ग्रे एरिया है कि क्या पूरे मुल्क में और वफाक में सूबों में एक साथ इलेक्शन होगा या मुख्तलिफ टाइम पर इलेक्शन हो सकता है। बिकॉज अगर एक सूबे में आपने पहले करा लिया तो वो सूबे का इलेक्शन दूसरे इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, इसको जरा दूसरे तरह से मैं समझता हूँ इलेक्शन शेड्यूल पे एन मुताबिक होने चाहिए। असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी गालिबन 12 अगस्त को। 12 अगस्त, एक महीने रह गया। 12 जुलाई को ये शो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक महीने बाद अगर मुद्दत से एक दिन पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, और अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैं समझता हूँ इंतखाबात एज पर शेड्यूल होने चाहिए और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि मुल्क भर के अंदर वो इंतखाबात हों ताकि जो ट्रांजिशन का फेज़ है ये मुकम्मल हो। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, जिसका हमें पिछले 1 साल में नुकसान हुआ कि आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके साथ डील करने को तैयार नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किल से आपका ये IMF का मुआहदा हुआ। मैं समझता हूँ वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको गैर यकीनी की फ़िज़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो तब ख़त्म होगी जब अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा। बट वी आर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री विच इज़ विच गॉट क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स। मसला सारा ये है ना, आपने तो कह दिया कि 60 दिन या 90 दिन, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से इन केस इंटरम सेटअप आता है और वो कहता नहीं अभी हमें 1 साल और करना है ताकि हम करेक्शंस करें पाकिस्तान के सिस्टम की, उस सूरत में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले आप लोग हैं, बिलावल भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाकर उस पर काम करवाने वाले आप लोग हैं। अगर इस सूरत में कि वो इंटरम सेटअप प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे या फ़ौरन आप लोग कहेंगे नहीं इलेक्शन कराएं एंड टाइम पे कराएं, जो टाइम है उसके? देखिए, हमारी पार्टी तो बिल्कुल कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को पैरामाउंट रखना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है कि चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आप 1 साल का कोई नया सेटअप ले आएँ। बड़ा सिंपल तरीका, चीज़ों को करेक्ट करना है, इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत आएगी, चीज़ों को करेक्ट करना शुरू करें। मैं समझता हूँ करेक्शन होनी चाहिए, बोल्ड फैसले होने चाहिए। किस तरह की करेक्शन होनी चाहिए? बहुत सारे करेक्शन। इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर आप आते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन लेके आए या आप EVM मशीन्स की तरफ जाने की बात करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली देखिए शफाफ इंतखाबात तो बिल्कुल 100% होने चाहिए, लेकिन करेक्शन देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, मज़दूर हो या किसान हो, उसका एक मसला है सबसे बड़ा, और वो है मईशत। और अगर आपको अपनी मईशत को ठीक करना है तो आपको बोल्ड फैसले करने होंगे, और मैं समझता हूँ मईशत के अंदर आपको टाइमली फैसले करने की ज़रूरत है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के आसान रास्ते बनाने की ज़रूरत है। ये जो अदालतों के अंदर साल तर केसेस का इल्तवा होता है, एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ इस मुल्क का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, करप्शन सर 100% कार्रवाई करें करप्शन के ऊपर। नैब में के कवानीन में जो तरामीम अचानक से हो गई, उससे बड़े लोगों को फायदा हुआ। जमीन नैब बना था, आपके LI जो इस गवर्नमेंट में है, वफाक में है, वो ठीक ठाक फायदा उठाया उन्होंने 99। देखिए, मेरे तो किसी लीडर को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे तो जरदारी साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी तो है, PDM में नहीं है हुकूमत के इत्तेहादी। जमीन
जरदारी साहब आज भी केस का सामना करें, फरियाल टालपुर साहिबा आज भी केस का सामना That करें, is so true. मुराद अली शाह साहब आज भी केस का सामना true. करें, आगा सिराज दुरानी साहब आज भी केस का सामना कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी शरीफ खानदान तो फायदा ले रहा है ना इससे, आपके तानी है सर गवर्नमेंट, उसका कमेंट तो आप शरीफ खानदान से नून लीग की लीडरशिप तानी है, आपसे क्वेश्चन इसलिए हो रहा है। नहीं मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल होना चाहिए, शफाफ एब्सोल्युटली अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जिस शख्स ने गलत काम किया कार्रवाई हो, लेकिन एक चीज़ है ना कि एहतसाब के नाम पे ज्यादती किसी के साथ ना हो, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो मुझे उठा लिया जाए। आज जमील फारूकी अच्छा नहीं लग रहा उठा के ले गया, आपने उसे सवाल अच्छा नहीं किया, आपको उठा के ले गए। मैंने आपको जवाब अच्छा नहीं दिया, आप मुझे उठा के ले गए, गलत बात है। दिस इज ये अनएथिकल है, इसे बाहर आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी एब्सोल्युटली मेरिट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो पार्लियामान को करनी है। वो पार्लियामान करे, बोल्ड फैसले मैं कहता हूँ करें। मैं कहता हूँ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सोसाइटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसका नैब भी करे, हमें नैब को खत्म कर देना। देखिए नैब नहीं करे, ओम्बुड्समैन कर ले, कोई भी करे सही, ताकि इंतजाम होना चाहिए। हाँ, और पार्लियामान की कमिटीज़ को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए अमेरिका आप जाते हैं ना, वहाँ के कांग्रेस की जो कमिटीज़ हैं वो बड़ी मजबूत होती हैं, बड़ी एम्पावर्ड कमिटीज़ होती है। वो पूछती हैं, वो जजों से भी पूछती है भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हुकूमत से भी पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो। एक पीएससी है, वो भी बेचारी ऐसे लुल के चल रही है। पीएससी ने थोड़ा बहुत भी काम करने की कोशिश की है, उधर का मुझे नहीं पता। अभी मैं समझता हूँ कि नूर आलम साहब ने कुछ बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। जी पिछले 3-4 हफ्तों से, लेकिन उन्होंने जो अपना अपोजिशन लीडर रखा हुआ है ना सर, बहुत लेकिन मैं दुआ ये करता हूँ उन्होंने जो बोल्ड फैसले किए नूर आलम खान साहब ने, वो बोल्ड फैसले बोल्ड ही रहे, वो बोल्ड ना हो, उसके वो क्लीन बोल्ड ना हो जाए। सर एक आखिरी सवाल, मुअज़्ज़ब वहाब एक बहुत ही यंग ब्राइट सन ऑफ डॉक्टर फौजिया वहाब साहिबा मरहुमा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और वो अब नौमुंतखब मेयर हैं कराची के। आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सर? नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेयर कराची से बन गया, टाइम पूरा कर लेने भाई। विजन होता है ना यार, मुझे मुल्क का सदर बनना है, हाँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर पॉलिटिक्स में है। मुझे जमील इस मुल्क की खिदमत करनी है, मुझे इस मुल्क की आवाम की खिदमत करनी है, जिस कैपेसिटी में भी खिदमत कर सका ना करूँगा। मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें ही करना है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि यार कोई बरतानिया चले जाए, कोई कनाडा चले जाए, कोई दुबई चले जाए, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोग किसी और मुल्क नहीं जा सकते। तो किसी ना किसी को तो ये काम करना है, और मैं समझता हूँ नोबडी कैन बी बेटर देन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो हम सब ये सोच लें कि यार ये हमारा मुल्क है, इसके टैक्स के निज़ाम को भी ठीक करना है। पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, काम करना है, हेल्प करनी है, एब्सोल्युटली। और वालिदा साहिबा का जो इमेज है उसको लेके चलना है, उसको साथ कैरी करना है। वालिदा का, वालिद का, खानदान का, अपनी पार्टी का, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का। मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान की मुस्बित ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि वी आर नॉट व्हाट वी आर प्रेजेंटेड टू बी। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, वी आर अ ब्यूटिफुल नेशन, वी आर अ नेशन विद वेरी रिच कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, और हमें उन तमाम चीज़ों को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। वेरी राइट मुअज़्ज़ब वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।